हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति डिसाइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, काफी रिक्वेस्टेड, काफी डिमांडेड, आप कुछ भी कह सकते हो, एंड दैट इज योर क्लास 8 की एसएसटी का ब्रिज प्रोग्राम का थीम डी का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ये पार्ट नंबर 2 विच इज लॉ एंड सोशल जस्टिस। मैम लॉ एंड सोशल जस्टिस, मैम इसके नोट्स, मैम इसका पीडीएफ, मैम इसकी वीडियो। मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड हो गया था कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मतलब सबसे पहले यही आ रहा है कि भाई बच्चों का तो ठीक है। प्रीवियस हमारा इसका एक जो पार्ट है थीम डी का ही विच इज दिस वन, ये देखो मैं इसके बना भी नहीं पाई अभी तक नोट्स पब्लिक फैसिलिटीज वाले का। इसका मैंने प्रिपेयर नहीं करा अभी बिकॉज बहुत सारे बच्चों का लॉ एंड सोशल जस्टिस ही आ रहा था बार बार मेरे पास। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी इसका आ रहा है तो पहले इसकी वीडियो बनाते हैं। मैम हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, मैम यूटी आ रहे हैं तो चलो ठीक है, अब आप लोग कहो और वो वीडियो ना, ऐसा कैसे हो सकता है आपके अपने चैनल पे। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं अपनी वीडियोस में, हर एक लाइन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, जो आप लोगों को समझना है, जिसके रिगार्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे होता है और ये नोट्स को हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं, सबका आपको पीडीएफ मिल जाता है। इससे पहले हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ आपका ये पार्ट नंबर 2 जो मैंने बताया, ये वाला पब्लिक फैसिलिटीज वाला ये रहता है, इसको भी हम इस वाली वीडियो के बाद कवर अप कर लेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे आपका थीम डी का पार्ट नंबर 2 का बी पार्ट, और वट एवर यू कैन से पार्ट 3 भी कह सकते हैं हम इसको, विच इज लॉ एंड सोशल जस्टिस। कानून के बारे में पढ़ेंगे और समाज में जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब बिना किसी तरीके अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वाली वीडियोस ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे रखा है, आप वहां जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। चलो देखो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पढ़ना है कि भाई आपको क्या पढ़ाना है, पेडागोजिकल अप्रोच क्या है और बाकी सब चीजें। उसमें हम फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ेंगे केस स्टडी या न्यूज़पेपर की क्लिपिंग। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे बच्चे कई, तो उनको दिखता होगा कि भाई इस तरीके से कुछ कुछ क्लिप्स आते हैं, कुछ न्यूज आते हैं, आप कट कर सकते हो उनमें। और उसमें बेसिकली कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर है तो उसमें हमको बता रखा होता है भाई कहाँ पे क्या चीज हुई है, क्या घटा है, क्या एक्सीडेंट हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, हर एक चीज। तो एक ऐसा एक्सीडेंट, एक ऐसा इंसिडेंट आप लोगों को बताना है जब ऐसा हुआ हो कि जो कानून है या जो कॉम्पनसेशन मिलता है उन लोगों को, उन सबका एनफोर्समेंट में कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुआ है, कहीं ना कहीं उन लोगों को कानून को उन लोगों ने फॉलो नहीं करा, तो ना करने पे क्या हुआ उसका एक एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लोगों को बताना है। अब देखो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रखे हैं। सबसे पहली बात की बात करते हैं, लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है। तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट करे जाते हैं ताकि क्या हो सके, हमारी सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन हो सके, राइट्स की प्रोटेक्शन हो सके और हम सबको न्याय मिल सके हमारी सोसाइटी में। दिस इज कॉल्ड लॉ। तो कोई भी हम कानून है बेसिकली, उसमें क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि किसी भी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए बनाई जाती है। बनाता कौन है, गवर्नमेंट बनाती है, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, राइट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए, सबको न्याय देने के लिए, है ना, उसके लिए बनाया जाता है। अब देखो एक ऐसा मान लो कभी इंसिडेंट हुआ है जिसमें लोगों ने कानून को फॉलो ना करा हो और उसको ना करने से क्या प्रॉब्लम हुई हो, वो उसके बाद देखते हैं। देखो ये बात है अक्टूबर 2022 की, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, बेसिकली 2 साल 2.5 साल हो गया है। उस टाइम की बात है जब मोरबी ब्रिज था यहाँ पर, वो अब गुजरात में था बेसिकली, वहां उसका कोलैप्स हो गया। देखो आपको दिख रहा है ये ब्रिज, किस तरीके से ब्रिज टूट गया। उसको बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, इस ब्रिज का रेनोवेशन हो रहा था बेसिकली, और ये ब्रिज बनते ही बेसिकली कुछ टाइम बाद ही बना था और 5 से 6 दिन बाद ये ब्रिज जो है टूट गया था। इस पे एक साथ कई सारे लोग जो है चढ़ गए थे। मतलब बेसिकली ब्रिज है तो लोग तो जाएंगे घूमने के लिए, आप लोगों ने अलाउ कर दिया है ना कि हाँ ठीक है ब्रिज रेडी हो गया, आप जाओ, आप जा सकते हो। अब जब लोग गए 5-6 दिन बाद, कुछ टाइम बाद, तो वो ब्रिज कोलैप्स हो गया, ब्रिज टूट गया। अब उसी की यहाँ बात करी हुई है जो कोलैप्स था मोरबी ब्रिज का 2022 का। इसमें क्या हुआ, नेग्लिजेंस कैसे हुआ। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, उसे आपने बोला है नेग्लिजेंस। कहते हैं 2022 में हुआ था, सस्पेंशन ब्रिज था मोरबी गुजरात में, वो कोलैप्स हो गया था जब लोग उस पर चल रहे थे। आप देखो करीबन करीब 130 लोग जो है, बच्चे भी थे, बहुत सारे लोग थे, वो मर गए थे, कई लोग उसमें इंजर्ड हुए थे, घायल हुए थे। इस तरीके से ये कोलैप्स हुआ था। आप कहते हैं नेग्लिजेंस का केस कैसे था, ये नेग्लिजेंस का मतलब ध्यान क्यों नहीं दिया या फिर हो कैसे गई ये सब चीजें, किसने इसमें क्या मैं कहूंगी क्या ध्यान नहीं गया लोगों का, क्या उन्होंने मिस आउट कर दिया। तो कहते हैं प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि ब्रिज जो है अभी रिसेंटली रिपेयर हुआ था और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था विदाउट अ सेफ्टी सर्टिफिकेट। आप अभी तक कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिला था अथॉरिटीज की तरफ से, लेकिन आपने अलाउ कर दिया पब्लिक को कि हाँ अब आप उसके अंदर जा सकते हो।
कंपनी रिस्पॉन्सिबल डिड नॉट प्रॉपरली टेस्ट। जो भी कंपनी के रिस्पॉन्सिबल्स थे, जिन लोगों ने काम करा है, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज की, उन लोगों ने टेस्ट ही नहीं करा ब्रिज को, लोगों को अलाउ करने से पहले। तो गलती कहां पे, नेग्लिजेंस किसकी तरफ से हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से। ध्यान किसने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। अथॉरिटीज जो है वो चेक ही नहीं कर पाई कि आखिर सेफ्टी रूल्स फॉलो हुए हैं नहीं हुए हैं, किस तरीके से बनाया गया है, क्या है और क्या नहीं चीजें हैं, हर एक चीज। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक सीन याद आ गया। जैसे मूवी खट्टा मीठा, आई थिंक उस मूवी का नाम है, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है खट्टा मीठा ही है, जिसमें ऐसा होता है कि बिल्डर्स वगैरह जो है ना, 3-4 भाई होते हैं, वो बिल्डर्स ही होता है। वो इन्होंने एक, आई थिंक ब्रिज भी होता है उसमें, या कुछ बनवा रखा होता है उन्होंने, और वो कुछ टाइम बाद वो कोलैप्स हो जाता है। तो बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो, तो उनका काम ही ये होता है कि वो यूजुअली क्या करते हैं, ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर से काम कर रहे होते हैं, या गवर्नमेंट वाले भी करते हैं, वैसी बात है ऐसा काम कि पहले जो है बनवा देंगे। मान लो अगर आपको 1000 करोड़ का, उस पे जो है आपको, आपने बोला 1000 करोड़ में जो है वो ब्रिज बन पाएगा, आपने ब्रिज एक्चुअली बना दिया 800 करोड़ में, 700 करोड़ में, इतने में आपका बना दिया। आपने लोकल मटेरियल का यूज करा, बेकार सा माल है, इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं, आपने वो यूज करा, आपने बना दिया, और बाकी का पैसा जो है आपने आपस में ही बांट लिया। वो प्रॉब्लम करते हैं, ये काम करते हैं, ये जो बिल्डर्स लोग होते हैं, कई बार अपने पैसे बचाने के लिए पब्लिक का नुकसान करते हैं। यही काम बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हुआ था। उन लोगों ने से यहाँ पर, हालांकि देखो, अब ये तो बुक्स में नहीं लिखा होगा ना कि उन लोगों ने ऐसा करा वैसा करा, उन लोगों ने अपना पैसा खा लिया, नहीं। तो वहां पर ये कि भाई सेफ्टी सर्टिफिकेट को फॉलो नहीं करा, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, टेस्ट नहीं करा। अब एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, जो कोर्ट वगैरह है, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी। जो कंपनी थी, जो ऑफिशियल्स वगैरह थे उसके, जिन लोगों ने की वजह से ये सब कुछ हुआ, उन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया उनके ध्यान ना देने की वजह से। और जो विक्टिम्स थे, यानी कि जिनको प्रॉब्लम हुई, जो इस बेचारे इस इंसिडेंट का वो बने, पात्र बने, उन लोगों को जो है कॉम्पनसेशन मनी दिया गया, उनकी फैमिलीज को गवर्नमेंट के द्वारा। कॉम्पनसेशन मनी का क्या होता है, मतलब अगर आपका कोई नुकसान हुआ है जो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, तो गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे देगी उसके बदले में, जो आपका नुकसान हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये तभी देते हैं जब किसी की डेथ हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है हम लोगों की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से। तो गवर्नमेंट का एक काम होता है हमें जो है पैसा देना। और तो ऑब्वियसली बात है, कितना भी पैसा आप दे दो, आप उस इंसान का मूल्य नहीं चुका सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या समझते हो कि अगर जो मोरबी ब्रिज का जो कोलैप्स था, उससे हमें ये पता चलता है कि अगर रूल्स या सेफ्टी लॉज वगैरह उन सबको फॉलो ना करा जाए, तो ऑब्वियसली बात है लॉस ऑफ लाइफ होती है। और इससे हमको पता चलता है गवर्नमेंट को न्याय देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान से रूल्स को फॉलो करना चाहिए इन सब चीजों पे, और बाद में जो है फैमिलीज को कॉम्पनसेशन देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर था रोल बताना है आपको गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, जो पैसा वाली एक्टिविटीज होती हैं। एनालाइज करने हैं आपको रीजंस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, प्लीज इसको पढ़ के जाना। ठीक है, देखो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, बेसिकली इन एग्जाम्पल से मे भी क्वेश्चन ना भी है, लेकिन अगर कोई केस स्टडी है, कोई केस है, कोई पास्ट के हिस्ट्री का इवेंट है जो बहुत डिजास्टर्स रहा है, कुछ ऐसा रहा है, तो वो जरूर पूछ सकता है। या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स है यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको वो जरूर याद रखने कहते हैं। तो अच्छा, मैं एक और बात पहले बता दूं, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, आपको सारे पॉइंट्स नहीं याद करने हैं, सारे पॉइंट्स नोट डाउन नहीं करने हैं। अगर आप लिखते हो उसको नहीं लिखते हो तो सिर्फ नोट्स हैं ऑलरेडी, आप इसका पीडीएफ भी नहीं करवा सकते हो, अगर आपको फोन में ना पढ़ना हो तो कैसे भी आप कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली, सच बताऊं तो दिक्कत ये है कि भाई ऐसा आप कर सकते हो कि बच्चे गए बोलते हैं कि मैम बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सारे पॉइंट्स बेशक है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आप सबके लिए नहीं है। जिसको जो पॉइंट इजी लगे आप बच्चे वो वाला पॉइंट याद कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखवा के चलती हूँ। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए, भाई सही तरीके से हो सके, सबके साथ हो सके, कंट्री की ग्रोथ हो सके, स्टेबिलिटी बनी रह सके। अब देखो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज के लिए। पहली बात, वो लॉ बनाती है, रूल बनाती है, इकोनॉमिक लॉज बनाती है गवर्नमेंट, टैक्सेस के बनाती है, ट्रेड के रूल बनाती है, लेबर के बनाती है, किस तरीके से मार्केट काम करनी चाहिए, किस तरीके से बिजनेस पे कंट्रोल होना चाहिए, हर एक काम करती है गवर्नमेंट। मान लो अगर वेजेस वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज सेट करना है, वेज का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है वेज, एक होता है सैलरी। सैलरी होती है जो मंथ एंड में मिलती है ना, और वेज होता है जो पर डे की बेसिस पे मिलता है, जो मजदूर या जो भी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग होते हैं ना, मजदूर है, मिस्त्री है, ये सब जो होते हैं, प्लम्बर है, कहीं गया और काम मिल गया और पैसे मिल गए, तो दैट इज कॉल्ड वेज। जो आपने काम करा उसी के बेस पे आपको पैसा वो मिल गया। ठीक है, और फिर कहते हैं आपका टैक्सेस को कलेक्ट करना। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को कलेक्ट करती है लोगों से भी, बिजनेसेस से भी, ताकि उन सब पैसों को अलग अलग चीजों की डेवलपमेंट पे, कंट्री के डेवलपमेंट में जो है वो लगा सके। आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो जीएसटी का।
कहते हैं मोनोपोली को कंट्रोल करती है और अनफेयर प्रैक्टिसेस को। देखो मोनोपोली वर्ड है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है बच्चा, मैंने शायद पहले आप लोगों को बता रखा है जब हम लोगों ने गवर्नमेंट वाला पार्ट डिस्कस किया था, वहां हमने पढ़ा था आई थिंक मोनोपोली को। मोनोपोली का सिंपल सा मतलब होता है कि जहां पर मान लो एक एरिया है, इस एरिया में एक ही आपकी स्टेशनरी की शॉप है, एक ही आपका इंस्टीट्यूट है, मैं कहूंगी भाई यहाँ पे ना इसकी मोनोपोली है, इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, अकेला यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर है, तो ये सब सब जो जाएंगे इसी के पास जाएगा इंसान, दैट इज कॉल्ड आपकी मोनोपोली। तो अगर मान लो जैसे एग्जांपल के लिए गूगल है, आज के टाइम पे क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, हमारे फोन जब आते हैं हमारे पास, कोई भी एंड्रॉइड फोन ले रही हूँ मैं, आईओएस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एंड्रॉइड की बात कर रही हूँ। आप कोई भी फोन लो, सब में आपको ऑलमोस्ट पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता है कि हर एक फोन में आपको गूगल के जो एप्स है सब कुछ इंस्टॉल मिलता है, गूगल, यूट्यूब, गूगल मैप एक्सेट्रा सब कुछ मिलता है एक अलग फोल्डर में। वो गूगल की मोनोपोली है, पता है। और भी तो ब्राउजर है ना, लेकिन गूगल ही ऐसा करता है इस चीज के लिए। जो गूगल पे कुछ टाइम पहले ना केस वगैरह भी फाइल करा हुआ था कई लोगों ने, कई कंपनीज ने करा था कि इसकी इतनी मोनोपोली हो गई है कि इनके अलावा कोई और ऐप्स लोग यूज ही नहीं करते, ये अपने आप को ये पहले इंस्टॉल करके देते हैं। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर हो जाती है। तो कहते हैं गवर्नमेंट जो है चेक करते हैं जो बिग कंपनीज है अपनी पावर का मिस यूज तो नहीं कर रही है, या कस्टमर्स को चीट तो नहीं कर रही है। कहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइसेस को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना। जो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पहले वो चीज 100 रुपए की थी 2 साल पहले, आज देखोगे वो चीज 300-200 रुपए की है, तो ये क्या हुआ, प्राइसेस उसके बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करती है ताकि हर एक पर्सन जो है वो उन बेसिक चीजों को, कम से कम रोटी कपड़ा मकान फ्यूल इन सबको, मेडिसिन वगैरह को वो लोग जो है अफोर्ड कर सके। अभी आप देखते हो एलपीजी सिलेंडर वगैरह हैं, इन सबके प्राइसेस जो है कितने बढ़ जाते हैं कई बार, लेकिन गवर्नमेंट उनको फिक्स करने की पूरी कोशिश करती है। कहते हैं वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना अपने, ताकि बच्चों को, जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं उनको अच्छे वेजेस मिल सके, कंज्यूमर्स को जो अच्छे क्वालिटी के गुड्स वगैरह उनको मिल सके। तो ये सब कुछ चीजें यहाँ पर है। ये वाला पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो कि भाई फॉरेन ट्रेड को बढ़ाती है, कि बाहर की जो करेंसी है वो हमारे इंडिया में आए। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो हमारी कंट्री बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड करे, दैट इज कॉल्ड फॉरेन फॉरेन ट्रेड। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज वगैरह बनाती है गुड्स को इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, दूसरी कंट्री से अपने यहाँ मंगवाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने यहाँ से उनके यहाँ भेजना, जिससे जो है फॉरेन कंपनीज जो है इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। ये सब बातें आप लोगों को पता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब बात करें हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी की। ये क्या है एक्चुअल में, ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो कि हुई थी मध्य प्रदेश भोपाल में। आप लोगों को पता होगा कि ये भोपाल जो है मध्य प्रदेश में ही है, क्या बेसिकली कैपिटल है उसके। कहते हैं ये जो ट्रेजेडी थी ये बहुत इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, इंडस्ट्री में आया था ना, बिकॉज एक एक मशीन थी बेसिकली जिसमें से गैस रिलीज हो गई थी, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। 1984 में ट्रेजेडी हुई है मध्य प्रदेश में, आप देख रहे हो दिसंबर में हुई है। ये बहुत पॉइजनस गैस थी ये मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस जो है ना, एक फैक्ट्री थी वहां पे, पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी, जो होता है ना आप डालते हो अपने प्लांट्स क्रॉप्स वगैरह में, क्रॉप में डलता है ये पेस्टिसाइड ताकि जो है कीड़े वगैरह जो है वो ना लगे, तो उसे हम बोलते हैं। तो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी ये मध्य प्रदेश में, वहां पे लगा था ये। और इतना बेकार ट्रेजेडी थी कि इसके बाद इतने इम्पैक्ट आए, बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिले, लोगों की बहुत डेथ हो गई, कई लोग इंजर्ड हो गए, सांस नहीं ले पाए। आज तक भी वहां पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कुछ चीजें जो है हुई थी वहां पर उस टाइम पे, आज भी ये सब कुछ कई बार हो जाता है। मतलब बेसिकली याद है तो भूल नहीं सकते ना कुछ चीजों को। जैसे आप लोगों को पता होगा जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूएसए ने जापान पे जापान की 2 सिटीज पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे अपने बॉम्ब फेंक दिए थे, 2 एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो कितना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे। आज तक भी वहां पे आपको उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये उतना खतरनाक तो नहीं था, ऑब्वियसली बात है, लेकिन काफी खतरनाक था ये भी। कहते हैं MIC की स्टोरेज बढ़ गई थी, मतलब बेसिकली कहते हैं रीजंस क्या क्या थे इसके, आपको सब कुछ एनालाइज करना है ना, तो क्यों हुआ ऐसा। एक्चुअली क्या होता है, हर एक टैंक का, जो भी टैंक है, जो आपका पेस्टिसाइड का टैंक वगैरह है, उसकी एक लिमिट होती है कि हाँ आपको आधा टन, इतना टन जो आपको उसके अंदर गैस रखनी है। उन्होंने पता है क्या करा, 40 टन से भी ऊपर जो है गैस यहाँ पे इकट्ठी होगी इसके अंदर। उसके बाद ये प्रॉब्लम ये हुई कि अब ये जो है लीक होने लग गई, क्योंकि यहाँ पे रूटीन जब क्लीनिंग वगैरह करा ना कुछ टाइम पहले, तो क्लीनिंग वगैरह टाइम पे ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने, तो वो जो है वाटर जो यहाँ से वो लीक होने लग गया, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो गया और गैस रिलीज हो गई। पानी था उसमें से पानी लीक होता रहा और वो गैस जो है उससे रिएक्ट कर गई, और वो सब में फिर वो फैल गई। फॉल्टी जो सेफ्टी का मैकेनिज्म था, वहां भी प्रॉब्लम हो गई थी। रेफ्रिजरेशन के सिस्टम में, फ्लेयर टावर का मतलब क्या होता है, जो टावर के ऊपर से आग निकल रही होती है ना ऐसे करके, वहां पर भी स्क्रबिंग सिस्टम वगैरह, ये सब चीज जो है काफी या तो ऑपरेशन, या तो काम ही नहीं कर रही थी, या बहुत गलत तरीके से काम कर रही थी, कुछ भी हो सकता है। इनएडिक्वेट मेंटेनेंस की भी सही तरीके से उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा था, सही तरीके से नहीं कर रहे थे, सेफ्टी सिस्टम का पालन नहीं कर रहे थे वहां पे,
जो कि ऐसा हो गया था कि जो प्लांट है, प्लांट का मतलब वो मशीन है, प्लांट वाला प्लांट नहीं, प्लांट का मतलब यहाँ पे होता है मशीन। तो जो एक्सीडेंट वहां पे होना ही था, बहुत जल्दी वहां पे होने ही वाला था। प्रॉपर इमरजेंसी का रिस्पॉन्स नहीं था कि अगर कभी ऐसा इन केस हो गया तो हम क्या कर सकते हैं इमरजेंसी के केस में। उनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं था पहले से बना हुआ। अभी देखो क्या हुआ था उस समय पे, कहते हैं 15,000 जो है लोग मर गए थे, हजारों लोग जो है इंजर्ड हो गए थे, कई जो है लोग आप देखोगे ब्लाइंड हो गए थे, और बहुत लॉन्ग टर्म तक उनको डिसीज जो है वो देखने को मिली थी। जो प्रेग्नेंट वुमेन थे उन सबके बेबीज जो है वो मर गए थे। हर एक, जब एयर की क्वालिटी, लैंड की क्वालिटी, सॉइल की, वाटर की, सब जो है पॉल्यूट हो गई थी। और आज मैं कह रही हूँ यहाँ पे लोगों को इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब देखो बाद में क्या हुआ, वैसी बात है, कंपनी ने जो है, अब कंपनी ने करा है नुकसान, लोगों का करा है, तो गवर्नमेंट तो कहेगी भैया आप जो कंपनी वाले हो आप सब लोगों को जो है फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन दो, पैसा दो। लेकिन ऑब्वियसली बात है वो पैसा उतना नहीं था, तो कई विक्टिम्स को ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये तो इनफ नहीं है, जितना हमको नुकसान हुआ है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। ट्रेजडी ने जो है, इस ट्रेजडी के बाद क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो थी थोड़े से और स्ट्रिक्टर सेफ्टी लॉज बनाने लग गई थी, कुछ हुआ था इस टाइप का। फिर यहाँ पर कह रहे हैं ग्लोबल अवेयरनेस, ऑब्वियसली बातें सही थी कि भाई ध्यान रखा करो, आपको सेफ्टी मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए, रूटीन क्लीनिंग करनी चाहिए, तो आपको देखते रहना चाहिए। एक इमरजेंसी प्लान जो है, प्लान बी विच इज काइंड ऑफ आप लोगों के पास होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर थी, तो कंक्लूजन आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनीज की, गवर्नमेंट की, लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो आपको ये सब चीजें जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बात कर रहे हैं, आपको कंपेयर करना है इंडिया के लेबर लॉज को, जो लेबर के लॉज है अलग अलग कंट्रीज से, और फिर ये पूछ रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अपनी फैक्ट्रीज को जो है डेवलपिंग नेशंस में क्यों सेटअप करती हैं। अब देखो यहाँ मैंने बताया हुआ इंडिया में, इंडिया के लेबर लॉज जो है, और यहाँ पे डेवलप कंट्रीज के यूके, यूएस, जर्मनी वगैरह के लेबर लॉज कैसे हैं। हमारे यहाँ पे जो मिनिमम वेज है वो गवर्नमेंट के द्वारा सेट करे गए हैं, और स्टेट के अकॉर्डिंग या जॉब के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं कि कौन सी जॉब है आपकी, उसके अकॉर्डिंग जो आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ पे कहते हैं यूजुअली हमसे जो है थोड़े से वेजेस इनके हाइयर होते हैं, और इनको अपडेट करा जाता है बार बार। वर्किंग आवर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कहते हैं यहाँ पे 8 घंटे काम करते हैं, यहाँ पर 48 घंटे करते हैं। सिमिलर होता है या फिर थोड़ा सा कम ही होता है, इंडिया के जितना ज्यादा तो नहीं होता है खैर। हाँ, इंडिया वाले यहाँ जाएंगे तो डंकी की तरह, डंकी में आपको, आपने देखा होगा डंकी इज अ मूवी ऑफ शाहरुख खान, तो उसमें दिखाते हैं कि अगर इंडिया वाले वहां जा रहे हैं तो बिना पढ़े लिखे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं नॉर्मली, तो वहां उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ओवर टाइम के लिए पे करते हैं, ऑब्वियसली बात है यहाँ भी पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली इन्फोर्स रहता है और हाइयर रेट होते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो एक्स्ट्रा आवर्स की मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर और अच्छे रेट मिलते हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ के लेबर की सिचुएशन थोड़ी सी बेकार है, बिकॉज तभी हम बोलते हैं ना कि इंडिया की लेबर जो है वो चीप है, यहाँ पे इतना ऐसा नहीं है। चाइल्ड लेबर ऑब्वियसली बातें बैन कर रखी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली बैन है। हमारे यहाँ एक्सेप्शन है, आपको ढाबे पे छोटू दिख जाएगा, यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बड़े ही लोग दिखेंगे, यहाँ अलाउड नहीं है। तो बैन है बिल्कुल, और अगर दिख गया तो हेविली पनिश करा जाएगा। मेटर्निटी लीव का मतलब क्या होता है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है, तो जब कोई भी फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, दैट इज कॉल्ड मेटर्निटी। तो उस टाइम पे उनको जो है लीव जो मिलती है, छुट्टी मिलती है कुछ टाइम के लिए, उनको वो पेड लीव होती है। तो हमारे यहाँ पर वो 26 हफ्तों की होती है, यहाँ पे 29, यहाँ पे 29 होती है, कहीं पे कहीं 39 है, देखो बहुत बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग होती है, लंबी होती है बेसिकली, समटाइम्स इक्वल होती है, वैसे लंबी होती है। तो यहाँ पे अच्छी खासी छुट्टी जो है पेड रूप से इनको मिलती है। वर्क प्लेस की सेफ्टी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है भैया, वर्क प्लेस यानी कि जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं वहां पे सेफ्टी कितनी है। लॉज एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमेशा इन्फोर्स नहीं होते हैं, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अभी जो कॉलेज था वो आरजीमल कॉलेज, तो वहां पे क्या हुआ था सब जानते हैं उस चीज को, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। गैंग रेप ऑफ नर्स, ठीक है, ओके कहते हैं। और यहाँ पे देखो क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है, रेगुलर इंस्पेक्शन वगैरह वहां पे होता रहता है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें, हम लोग को पता है इनफॉर्मल सेक्टर में अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, कोई सैलरी फिक्स नहीं है, अगर आप आओगे तो काम मिल जाएगा, जैसे मजदूर का काम होता है, लेबर का काम होता है, आपका मिस्त्री का काम होता है, तो उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, जहां पे कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। अगर आपकी टीचर की, लॉयर की, डॉक्टर की, आपकी कुछ आपकी कंपनीज में जॉब है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर की जॉब। लेकिन अगर आप वैसे ही नॉर्मल काम करते हो, वेजेस के रूप में काम करते हो, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर, और यहाँ पे इनकम आप लोगों को पता है काफी कम होती है। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं स्ट्रॉन्ग जॉब प्रोटेक्शन यहाँ पे रहती है, हालांकि फॉर्मल जॉब्स में तो रहती है। यहाँ पे यूनियन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो भाई लेबर यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो लेबर की यूनियन है, लेबर की एसोसिएशन होती है, एक ग्रुप होता है लेबर का, जो कि अगर गवर्नमेंट ने कोई गलत लॉ रिलीज करा है, कोई गलत काम कहीं पे हुआ है, तो सब जो है लोग आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और स्ट्राइक करते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं, चाहे कंपनी के अगेंस्ट हो चाहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। तो वही यहाँ पर है कि अलाउड तो है, लेकिन बहुत पॉलिटिकल प्रेशर जो है रहता है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन है, और राइट जो है उनको बहुत अच्छे खासे दिए
जाते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज में अच्छे खासे एनफोर्समेंट होते हैं लॉस का, वर्कर्स राइट को डेवलप्ड नेशंस में काफी अच्छा प्रोटेक्शन माना गया है। यहाँ पे वेजेस जो है वो उनके अच्छे होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। यहाँ पे इंडिया में मेनी वर्कर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, जिनका कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी कितनी पेड लीव होगी, आप देखो इनफॉर्मल सेक्टर में एक और चीज होती है, मान लो रक्षाबंधन आ रहा है अभी, मान लो दिवाली है, मान लो होली है, अगर आप किसी कंपनी में, आप कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहां आपको उसके पैसे मिलते हैं, आप नहीं चाहोगे तब भी सैलरी मिलेगी आपको। लेकिन फॉर सपोज आप सोचो अगर आपके घर में लेबर लग रही है, चाहे वो प्लम्बर भैया हैं, चाहे वो कॉबलर भैया हैं, चाहे वो आपके जो मिस्त्री आते हैं, जो ईंट लगाते हैं, और जो पकड़ाने वाले मजदूर होते हैं, कुछ भी आप कहेंगे, सारे के सारे लोग अगर ये रक्षाबंधन पे नहीं आएंगे तो क्या इनको पैसे मिलेंगे उस दिन के? नहीं मिलेंगे ना। मान लो आपके घर में काम चला, 10 दिन हो गए काम चलते चलते, डेली ये लोग आ रहे थे, डेली शाम को जो इनको पैसे मिलते थे जाने से पहले 5 बजे 6 बजे छुट्टी करते थे। अब लेकिन क्या वो रक्षाबंधन वाले दिन आप लोगों ने कहा इतनी छुट्टी है, आज तो अपनी आओगे, ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में वो त्योहार है तो उस दिन ये लोग नहीं आएंगे, तो क्या इस दिन की आपके पेरेंट्स पैसे देंगे? नहीं देंगे ना, हम लोग नहीं देते हैं पैसे उनके। तो यहाँ पर क्या है कि इन लोगों का कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और इन्हीं लोगों को हम लोग बोलते हैं, इस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं बेसिकली आपका इनफॉर्मल सेक्टर, जहां पे कोई पेड लीव नहीं है, कोई इस टाइप का आपको बेनिफिट्स वगैरह जो है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो नहीं होता है। कहते हैं डेवलप कंट्रीज में जो है ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी उनको मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स हो गए, हेल्थ केयर वगैरह, हर एक चीज हमारे यहाँ इतना नहीं है। डेवलप कंट्रीज में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स है, हमारे यहाँ पे नहीं है। ये सब चीजें आप लोगों को पता है। नेक्स्ट देखो, अगर बात करूं यहाँ पर मैं विच इज एमएनसी कंपनी की, मल्टीनेशनल कंपनीज की, कि आखिर ये जो है अपनी फैक्ट्रीज को डेवलपिंग नेशन में सेटअप क्यों करती हैं, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी होती है, देखो नाम से पता चल रहा है मल्टीनेशनल, यानी कि ये जो है ये एक कंट्री में नहीं है, अलग अलग कंट्री में इसकी ब्रांचेस हैं। कम से कम 2 कंट्री, जिस कंट्री में, एक कंट्री में आप सेल कर रहे हो, एक कंट्री में आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये सब काम जो है 2-3 कंट्रीज में हो रहा हो कम से कम, तब आप इसको बोलते हो एमएनसी। किसकी? एक ब्रांच किसी कंट्री में, एक ब्रांच किसी कंट्री में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आपका एमएनसी, यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी। समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो एक बार वहां पे ना मैंने ऑफ है, ऑन नहीं है, अगर बात करूं कुछ ऐसी एमएनसी जो कि इंडिया की है, इंडिया की एमएनसी का मतलब क्या है कि ये इंडिया की है और इनकी ब्रांचेस बाकी कंट्रीज में भी हैं, लेकिन जो हेडक्वार्टर रहेगा इनका वो इंडिया में रहेगा। वो कौन से आप लोगों को पता होगा, आपका टाटा ग्रुप तो है ही, आदित्य बिरला ग्रुप है, इन्फोसिस वगैरह है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बहुत सारी है। अगर बात करूं फ्यू एमएनसी, एक सेकेंड, हाँ, फ्यू एमएनसीज इन इंडिया, अब इंडिया में कौन कौन सी है, यानी कि ये बाहर की है, और इनकी कुछ कुछ इनकी एक आधा ब्रांच, इसकी ब्रांचेस जो है वो इंडिया में भी हैं, लेकिन ये जो इसके हेडक्वार्टर रहेंगे इन वाली कंपनीज के, वो आपके आउट ऑफ इंडिया, वो इंडिया में नहीं है, लेकिन इसका जो कुछ ब्रांचेस वगैरह है वो इंडिया में ओपन है। तो आपका वो आईबीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन वगैरह है, कई सारी होती हैं। समझ में आ गया जी? अच्छा, आप देखो कह रही कि आखिर ये लोग अपनी इन फैक्ट्रीज को, अपने असेंबलिंग यूनिट्स को, हर एक चीज को इंडिया में सेटअप क्यों करती हैं, या फिर डेवलपिंग जो कंट्रीज होती हैं वहां पे सेटअप क्यों करती हैं? देखो वहां पे उनको मिलती है बेटा चीप लेबर। आप लोगों को पता है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, हमारे यहाँ पे क्या है, चीप लेबर है, इंडिया में तो खासकर अच्छी खासी बहुत कम पैसों में उनको मिल जाता है काम करने के लिए। तो कहते हैं यहाँ पे जो उनके वेजेस होते हैं काफी कम होते हैं, अच्छे खासे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, लोअर कॉस्ट पे करते हैं, तो उनको जो बिजनेसमैन है, जो कंपनीज है, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट वो होता है। यहाँ पे देखो एग्जांपल देख सकते हो, जो वर्कर है इंडिया का वो बहुत कम कमाता है, जो यूएसए का वर्कर है उसके अकॉर्डिंग सेम जॉब के लिए भी सेम टाइम काम करेगा, तब ज्यादा कर लेगा तब भी। कहते हैं इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज, यहाँ पे आप लोगों को पता है लैंड अच्छा खासा आराम से मिल जाएगा, कम पैसों पे मिल जाएगा, और रिसोर्सेज भी जो है आपको मिल जाएंगे। लैंड जो है ऑफन यहाँ पे देखो आप लोगों को पता है चीपर लैंड होता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज में। तो क्या बोल रहे हैं भैया, इजीली आपका अवेलेबल हो जाएगा, और यहाँ पे लैंड जो है काफी सस्ता होता है। जो भी आपके रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे वो कॉटन है, चाहे कोल है, हर एक चीज है, ये आपको इन कंट्रीज में आराम से मिल जाएंगे। कहते हैं बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं, ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। अब उनको अपनी फैमिलीज को पालने के लिए कम वेजेस पे भी काम करने के लिए रेडी होना पड़ता है। लोग बाग जो है ना, जैसे आपने देखा था अभी ऊपर की गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वेजेस जो है फिक्स करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में एक मिनिमम वेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट फिक्स करती है। ये आपने पॉइंट पढ़ा था, मैंने फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को ये वाला पढ़ाया था। इसका मतलब क्या होता है वर्कर्स के लिए, कि भाई आपका ये वाला काम है, तो इस काम के लिए आपको कम से कम इतने वेजेस, इतना पैसा कोई कम से कम दिया जाएगा आपको। मजदूर के लिए मान लो वो है 500 रुपए, आपका जो मिस्त्री है उसके लिए वो है 600 रुपए या 700 रुपए, तो इतना आपको पर डे के बेसिस पे दिया ही जाएगा। ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है, इसे हम बोलते हैं सेटिंग द मिनिमम वेजेस। तो वो जो यहाँ पे सेट कर रखा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे वो काफी कम है, और डेवलप कंट्रीज में वो काफी ज्यादा अच्छे खासे होते हैं, उसी की बात कर रहे हैं।
वर्कर जो है वहां पर, यहाँ पर भी आप कहते हैं यहाँ पर हमको स्किल जॉब के लिए भी मिलेंगे, जहाँ पे कोई ना कोई स्किल की रिक्वायरमेंट है, और जहाँ पे कोई स्किल नहीं चाहिए वो वाले भी आपको वर्कर्स मिल जाएंगे। मार्केट ऑब्वियसली बात है यहाँ की ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो मार्केट बड़ी है, और मार्केट बड़ी है तो उनको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एक अच्छी मार्केट वो मिल जाएगी। और यहाँ पे जो लोग हैं क्योंकि वो कमा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो लोग जो है खर्चा भी करते हैं, तो एमएनसी अपने यहाँ पे गुड्स भी सेल कर सकती है। फिर कहते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है इतने, आप लोगों को पता है डेवलप कंट्रीज में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको ये करना है, ये है, ये है, ये प्रिकॉशन है, ये आपका ये सब प्रोटोकॉल्स वगैरह ये सब फॉलो करना है। यहाँ पे नहीं है इतना, खासकर पॉल्यूशन के लिए, सेफ्टी के लिए, ओवर टाइम के लिए, इन सब चीजों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे लॉज जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं बहुत वीक हैं, तो आराम से एमएनसी कंपनीज जो है उन सबको ओवरकम कर लेती हैं। तो ऑपरेट करना पाना और इन रेगुलेशंस को अवॉइड करना बहुत इजी होता है उन लोगों के लिए। टैक्स बेनिफिट उनको मिलता है, टैक्स कट उनको मिलता है, यहाँ पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, लैंड भी जो आपको बहुत कम प्राइस पे मिल जाता है, और इन सब रीजन की वजह से एमएनसी कंपनी जो है इंडिया में या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में अपनी यूनिट को सेटअप करती है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है कि एमएनसी कंपनीज जो है यहाँ पर क्यों सेटअप करती है। तो मैंने बताया आप लोगों को एमएनसी कंपनी वाला पॉइंट, भोपाल गैस ट्रेजरी के ऊपर, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो कह रहे हैं डिस्कशन आपको करना है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोगों को पता है आर्टिकल 21 विच इज अ फंडामेंटल राइट, आप लोगों को मैंने बता रखा है पहले वाली वीडियोस में, जहां हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, वहां मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं, ऐसे अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार जैसे हम बोलते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खुद के द्वारा गारंटी करे गए हैं कि अगर इनका वॉल्यूशन होता है, कोई भी पर्सन इसका उल्लंघन करता है इन अधिकारों का, तो आप जो है सीधे सीधे आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकते हो। अब अगर बोल रही हूँ मैं आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, अनुच्छेद बेसिकली, कितने आर्टिकल्स हैं आपके उसमें, जैसे एक बुक में चैप्टर्स होते हैं ना, ऐसे ही पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं, फिर कुछ पार्ट्स हैं, फिर कुछ स्केड्यूल्स हैं, इस तरीके से हैं। आर्टिकल्स मैंने बता रखा है पहले भी, हमारे 448 आर्टिकल्स हैं, हमारे स्केड्यूल्स 12 हैं, और हमारे पार्ट जो है वो 25 है, इस तरीके से है। पहले ये 8 थे, अब ये 12 है, पहले ये 22 थे, अब ये 25 है, इस तरीके से होते हैं। इसी के अंदर देखो आर्टिकल 32, मैं बोला फंडामेंटल राइट्स, तो कहते हैं आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, इसके बीच में जो है आपके बेटा कौन से आते हैं, फंडामेंटल राइट्स ही आते हैं। अगर एक्चुअल बताऊं तो 14 से लेकर के 32 तक आते हैं वैसे। अब देखो बीच में आपका 21 भी आ गया, तो ये भी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, विच इज राइट टू लाइफ, की आपके पास जीने का अधिकार है। अब देखो कहते हैं किसी भी पर्सन से, ये एक्चुअल लाइन है यहाँ पे जो संविधान में लिखी हुई है, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि किसी पर्सन से उसकी जिंदगी नहीं छीनी जाएगी, ना उसकी आजादी छीनी जाएगी अनलेस एंड अनटिल उसने कोई गलत काम करा हो, और उसमें भी आप वो प्रोसीजर फॉलो करोगे जो स्टैब्लिश लॉ के द्वारा बनाया गया है, कि पहले आप उस पर उसकी एफआईआर फाइल करोगे, फिर ऐसा करोगे, फिर अरेस्ट करोगे, फिर केस होगा, ये सब चीजें पूरा का पूरा प्रोसीजर आप जो भी स्टैब्लिश है लॉ के द्वारा आप उसको फॉलो करोगे, तभी आप किसी से उसके जीने का अधिकार छीन सकते हो। ये आपका संविधान में लिखा हुआ, यानी कि हर एक इंसान के पास अधिकार है जीने का, डिग्निटी यानी कि रिस्पेक्ट के साथ, सेफ्टी के साथ और आजादी के साथ। आप देखो बोल रहे हैं कि आर्टिकल 21 की मैंने क्या क्या बात करी है, इसको डिस्क्राइब करना है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। भाई मैंने बताया कि आपको जीने का अधिकार है, तो आपको सेफ्टी से आप जियोगे, यहाँ पर सिंपल सी बात है, कोई डेथ इंजरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा खासा वर्क प्लेस जो आपको मिलना चाहिए, जिसमें अच्छा खासा इक्विपमेंट्स हो, प्रोटेक्शन वगैरह भी हो। अगर आपको लग रहा है कि जो फैक्ट्री है, वो जो यहाँ पे काम करते हो आप लोग, वो अनसेफ है, एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वायलेशन है वो आपकी जिंदगी के अधिकारों का, ठीक है, जिंदगी का जो अधिकार है आपके पास, उसका वो उल्लंघन है। वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन। अच्छा कहते हैं जैसे आपको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी में यहाँ पर हुआ था, वो 1984 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। वहां पे पुअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से, ध्यान ना देने की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से कंपनी की वहां पे जो है प्रॉब्लम हुई थी, लोगों ने अपनी जिंदगी खोई थी। और देखो क्या कह रहे हैं भैया आप, सॉरी, वेजेस जो है आप लोगों के वो फेयर होने चाहिए। आप जीने का अधिकार है आपके पास, अगर वेजेस अच्छे नहीं होंगे तो क्या आप रिस्पेक्ट के साथ जी पाओगे? पूरे दिन काम करके 2000 रुपए कमाओगे, तो क्या रिस्पेक्ट होगी? क्या फ्रीडम लगेगा कुछ? क्या डिग्निटी लगेगी कुछ? नहीं लगेगी ना, ऑब्वियसली बात है। सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस आएगा कुछ? नहीं आएगा ना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं आर्टिकल 21 जो है सपोर्ट करता है इसी आइडिया को कि हर एक पर्सन की बेसिक नीड्स के लिए, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, इन सब के लिए एक अच्छे खासे सही वेजेस और उनको जो है कंडीशन जो है, वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, इन्वायरमेंट, ये उनको जो है मिलना चाहिए।
एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करना भाई, अगर आपके पास जीने का अधिकार है यानी कि आपके पास स्वच्छ पानी, साफ हवा, ये सब भी अपने अंडर अपने से एक्सहेल करने का, इनहेल करने का अधिकार भी है। अगर आप एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो यानी कि आप लोगों की हेल्थ के साथ छिड़खान कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कंपनी जो है बहुत ज्यादा गंदा धुआं जो है वो निकाल रही है, बहुत निकल रहा है कंपनी में से, आपकी भट्टियां चल रही है, कुछ भी है, तो वहां पर आप वायलेशन कर रहे हो आपके आर्टिकल, हम सबके आर्टिकल 21 का। वही आप बोल रहे हैं, कंक्लूजन क्या हुआ कि भैया आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हाँ आप जी रहे हो, जिंदा हो, नहीं, बल्कि आप जी रहे हो जिसमें आपके पास कुछ अधिकार है, आपके पास रिस्पेक्ट है, आपके पास डिग्निटी है, आपके पास इन्वायरमेंट की आपके पास प्रोटेक्शन है, हेल्थ है, सेफ्टी, ये सब चीजें आपके पास है। फिर देखो नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटीज की, जिसमें हमने फर्स्ट बात करी गई है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर की। आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाना है कोई ना कोई, जिसमें बात करा गया है भैया कि चाइल्ड लेबर को लगाया हुआ है, बच्चों को लगाया हुआ है काम करने के लिए। मैंने वैसे बताया था आप लोगों को, अभी आप कहीं भी चले जाओ किसी भी ढाबे पे, यूजुअली जो दूर जगह पर हो, कहीं भी जहाँ पता होगी बहुत से लोग आते हैं, वहां आपको छोटू जरूर दिख जाएगा, छोटू चायला, वो आपको वहां पे दिख जाएगा, ऑब्वियसली बिल्कुल दिख जाएगा, ठीक है। तो उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। कहते हैं जो आपकी कारपेट इंडस्ट्री है यूपी में जो की है, और जैसे जो आपके वहां पे हुआ था, ऐसा उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे भदोही या मिर्जापुर जैसे एरियाज है, वहां पे देखा है जहाँ कारपेट बनते हैं, वो बहुत से वहां पे लोग जो है बच्चे वहां पे काम कर रहे होते हैं, 8 साल का बच्चा भी वहां पे बहुत देर देर तक काम कर रहा होता है, उसको वहां पे कोई खास पैसे उनको उसको वहां पे नहीं मिलते हैं। जो ब्रिक किल्स होती हैं, जो ईट की भट जो ईंट की भट्टियां होती हैं बिहार वगैरह में, बिहार में नहीं हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी ये। तो वहां पे जो होता है, वहां पे बहुत से लोग जो है काम कर रहे होते हैं। कहते हैं जो फैमिलीज होती है ना, वो गरीबी में इवन माइग्रेट करती है, वहां चली जाती है, खुद से जाती है यहाँ पे काम करने के लिए, और उसके आसपास जो है वो रहती है, तो उनके बच्चे भी जो है अपनी फैमिली की इनकम को बढ़ाने के लिए वहीं पर काम करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, और बहुत अनहेल्दी कंडीशन जो उनको फेस करनी पड़ती है। ये जो है कुछ वहां पे एग्जाम्पल मैंने रियल लाइफ के आप लोगों को दे दिए। अब देखो आखिर चाइल्ड लेबर क्यों होता है, अगर आपसे इसके कॉजेस पूछ ले जाएं, क्योंकि चाइल्ड लेबर का वर्ड है, तो क्या पता आपके यहाँ से क्वेश्चन मैम पूछ ले कि आखिर चाइल्ड लेबर क्यों होता है, कॉजेस क्या है इसके, क्यों होता है वो। पॉवर्टी की वजह से होता है, ऑब्वियसली बात है। जो फैमिलीज है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती और उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती, इसलिए वो अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजती है। एजुकेशन नहीं होती, ऑब्वियसली बात है, रूरल एरियाज जो है वहां पे स्कूल वहां पे नहीं है, और है तो बहुत बेकार है, या है ही नहीं बेसिकली। चीप लेबर की डिमांड है हमारे यहाँ पे, जो कुछ इंडस्ट्रीज है वो बच्चों को प्रेफर करती है क्योंकि उनको कम पे करना होता है। हालांकि ऐसी कंपनीज को ऑब्वियसली बात है कोई देखता है तो वो केस फाइल कर सकता है। अडल्ट अनएम्प्लॉयड पड़े हैं बेचारे, तो वो क्या होगा, अगर अडल्ट अनएम्प्लॉयड पड़े हैं तो चिल्ड्रन को जो है काम करने के लिए बच्चों को भेज दिया जाता है, या अडल्ट को ही भेज दिया जाएगा, तो वो चीज यहाँ पर होती है। लॉस को इग्नोर करा जाता है, बच्चों को पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लॉज बने हुए हैं, इलीगल है, ये सब चीजें भेज देते हैं फैमिली की इनकम के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे पॉवर्टी है, फैमिली की इनकम है, एजुकेशन का ना होना, ये सब चीजें यहाँ पर होती है। क्या इम्पैक्ट होता है उससे, बच्चों का बचपन खो जाता है, उनको खेलने का, कूदने का, हेल्दी इन्वायरमेंट का कुछ मिलता ही नहीं है उनको, एजुकेशन नहीं मिलती उनको, हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है उनको, और जो पॉवर्टी की साइकिल है। क्योंकि देखो आप अगर ये कह रहे हो कि हमने जहाँ पे काम करा है ऑल दो पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं कि वो कहें कि भाई काम तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अगर बच्चा पढ़ने में ठीक भी है तो भी, तो अब तुम काम करो। मतलब कई बार बहुत सिचुएशन ऐसी है, तो होता है ऐसा, लेकिन वैसे बता रही हूँ मैं यूजुअल केसेस में कि एजुकेशन के बिना बेसिकली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप ये कहो एजुकेशन नहीं है और आप तब भी कमा रहे हो, तो आप सही नहीं कमा रहे हो उस टाइम पे, बाद में जो है आप नहीं कर पाओगे, और आपकी जो है साइकिल है पॉवर्टी की कंटिन्यू रहेगी। अभी आप ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा ऐसे आएगा, फिर आप ठीक हो जाओगे, फिर ऐसे आएगा, तो ये जो है काम चलता रहेगा। कहते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, यहाँ पे देखो कॉजेस, इम्पैक्ट और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, तीनों चीजें यहाँ पे कही थी आपको चाइल्ड लेबर के बारे में पूछने के लिए। तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या लॉज इंट्रोड्यूस करे हैं, गवर्नमेंट ने क्या काम करा है इसको कम करने के लिए। पहला काम यहाँ पे करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आ रखा है 1986 का, जिसमें बच्चे जो भी 14 साल से कम के हैं, 14 से कम के हैं, वो सब जो हमने बैन लगा रखा है कि वो किसी भी हजार्डस जॉब में, किसी भट्टी की फैक्ट्री में, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ बहुत गैसेस रिलीज होती हो या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उनको, उन जगह पे वो काम नहीं करेंगे। आरटीए का एक्ट है, राइट टू एजुकेशन का एक्ट है 2009 का, जहां पे हर एक बच्चे को जो कि 6 to 14 है उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने का अधिकार यहाँ पे उनको दिया गया है, उनको वो राइट है उनका, वो अधिकार है उनका। मिड डे मील स्कीम आप लोगों को पता है 1995 में तमिलनाडु में इसको जो है कंपल्सरी कर दिया गया था, और उससे कुछ साल पहले ये इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को जो है खाना खिलाया जाता है, 12 बजे के करीब उनका लंच जो है वहीं पे बनता है। तो उससे ड्रॉप आउट रेट जो है कम हो गया था, लंच जो है स्कूल में लेके आना नहीं पड़ता था, वहां पे लेके आना की जरूरत नहीं होती थी।
बाद में देखो आपके लिए काम है कि आपको रोल प्ले करना है, आपको किसी फैक्ट्री में जाना है, लोकल फैक्ट्री में आप वहां जाके देखना है कि यहाँ पे लोगों को कैसे वेजेस मिलते हैं, कैसे वर्किंग कंडीशन पर जो है वो लोग काम करते हैं, क्या उनको मिलता है, ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर सिंपली बतानी है। नेक्स्ट देखो, अगर बात करूं यहाँ पर मैं क्विज की, विच इज फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा असेसमेंट का, बाय आर वर्कर लॉस नेसेसरी, आखिर वर्कर्स के लिए लॉस बनाना जरूरी क्यों है, ताकि हम उनको बेकार वर्किंग कंडीशन से बचा सके, उनको सही वेजेस दे सके। ऑब्वियसली बात है, और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला ही यहाँ पर वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही वाला, क्योंकि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, कंपटीशन नहीं बढ़ाना उनका, चाइल्ड वर्कर्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना है सब। कहते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें मेन कॉज क्या रहा था, डिजास्टर, केमिकल लीक हुआ था, पुअर सेफ्टी मेजर्स की वजह से, ऑब्वियसली बात है पता है हमको, वर्कर्स का प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट शटडाउन, ऐसा कुछ था नहीं था। कौन सा फंडामेंटल राइट था जो कि वर्क प्लेस की सेफ्टी से रिलेटेड था, हमने पढ़ा था अभी आर्टिकल 21। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आता है पीछे सेक्शन नंबर बी, क्वेश्चन फॉर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई इज द इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉस इंपॉर्टेंट फॉर वर्कर्स राइट्स, कि आखिर हमें लेबर लॉस कुछ है क्यों बनाना चाहिए वर्कर्स के लिए, तो वर्कर्स के अधिकारों के लिए, उनके लिए लॉस क्यों होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर वर्कर्स के अधिकारों के लिए उनके लिए कानून नहीं बनाए जाएंगे तो उनको एक्सप्लॉइट करा जाएगा, उनको बहुत बेकार वर्किंग कंडीशंस में कम वेजेस पर उनसे काम कराया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइटेशन से, अत्याचार से बचाने के लिए भाई जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयर्स कौन होता है, जो एम्प्लॉय करता है, और एम्प्लॉय कौन होता है, जो काम करता है। तो एम्प्लॉयर, मैं अब कोई पर्सन जो मुझे काम दे रहा है तो वो एम्प्लॉयर है और मैं हूं उसकी एम्प्लॉय मतलब। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा काम कराते हैं और बहुत ज्यादा सा उनको पेमेंट करते हैं, तो वो ठीक नहीं होता है। तो उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए क्या करा गया है भैया, कि वर्कर्स के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रॉपर वेजेस उनको दी जाए। कह रहे वर्किंग कंडीशन जो है वो साफ रखी जाए, डेंजरस प्लेसेस पे उनको जो है काम करना पड़ता है वहां पे उनको, तो कह रहे हैं अगर ऐसी जगह पे काम भी करना पड़ रहा है तब भी उनको वहां पे हेलमेट्स मिलने चाहिए, ग्लव मिलने चाहिए, साफ पानी उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कहा गया गारंटी फेयर वेजेस की, भैया सही वेजेस उनको मिलने चाहिए, मिनिमम वेज तो कम से कम मिले ताकि अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ, रेस्पेक्ट के साथ जी सके। इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करते हैं। आप इसमें से कोई भी 3 से 4 पॉइंट, 2-3 पॉइंट आप याद कर सकते हो। लेबर लॉज जो है इवन सारे ही वर्कर्स को, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, रिच हो या पुअर हो, सबको एक रास्ता दिखाता है, इक्वालिटी का रास्ता दिखाता है। इनमें कोई भेदभाव जो है वो नहीं करता है वर्क प्लेस पे। हेल्दी इकोनॉमी बनती है, सिंपल सी बात है, अगर सबको जो है सारे वर्कर्स को अगर सही से पेमेंट करा जाएगा तो वो सही से काम करेंगे, और सही से काम करेंगे तो कंट्री जो है वो ग्रो करेगी और उनकी इनकम भी बढ़ेगी, तो हमारी पॉवर्टी भी जो है वो कम हो जाएगी। तो मैंने लास्ट में एक लाइन मुझे अच्छी लगी थी काफी, यहाँ पे मैंने एक बार आर्टिकल पढ़ा था बहुत पहले, वहां थी ये लाइन, मैंने यहाँ पे इसको लिखना चाहा कि जो लेबर लॉस होते हैं वो एक शील्ड की तरह वर्क करते हैं। शील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे वो होता है ना पूरा लोहे का, वो होता है जो बचाता है आर्मी मेंस को या वो जो हमारे फाइटर्स होते हैं उन सबको, वो शील्ड होती है उसको ऐसे लगाने के रूप में, तो शील्ड के रूप में, बचाने के रूप में काम करता है। तो कि कोई भी जो वर्कर है ना तो उससे बहुत एक्स्ट्रा काम करा जाए, ना उसको बहुत कम पेमेंट करी जाए, और ना ही उसको अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में काम कराया जाए इसके लिए। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं यहाँ पर कि भोपाल गैस ट्रेजेडी ने किस तरीके से अच्छे खासे और स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल लॉस की नीड को जगाया। क्या होते हैं उसको देखो। देखो हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो क्या थी, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ, क्या उसके कॉजेस थे, पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ लॉस की बात करनी है तो कहते हैं कौन कौन से लॉज आए इसकी वजह से। एक आपका आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 का, जिसने गवर्नमेंट को ये पावर दी थी कि वो जो भी ऐसे इंडस्ट्रीज है जो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैला रही हैं उनके अगेंस्ट जो है वो लड़ सकते हैं। इवन यहाँ पे कहते हैं कुछ रूल्स आप आए थे केमिकल सेफ्टी के लिए, फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए, अभी भी चल रहा था, जैसे आप लोग सीलिंग वगैरह हुई थी कुछ टाइम पहले, कि ऐसे जो भी रेजिडेंशियल एरियाज है जहाँ पे लोग बाग रहते हैं, कौन से एरियाज है, रेजिडेंशियल एरियाज जहाँ पे लोग बाग रहते हैं, उन एरियाज पे क्या हुआ था, इंडस्ट्री जो सेटअप थी उन इंडस्ट्रीज पे बैन लगाया गया था, सील करा गया था उनकी फैक्ट्रीज को। तो वो जो है कुछ यहाँ पे जो कहूंगी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए स्टेप्स वो है। थर्ड देखो, कह रहे हैं आखिर मिनिमम वेजेस जरूरी क्यों है और इंडिया में कौन रिस्पॉन्सिबल है मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए। तो जरूरी क्यों है मिनिमम वेजेस, ताकि आप जो मैंने बता रखा है ऊपर पहले भी कि मिनिमम वेजेस जो हैं वो जरूरी क्यों होते हैं, ताकि आप वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचा सको, उनको सेफ वर्किंग कंडीशन दे सको, उनको अंडर पे ना करा जाए। ये सब काम यहाँ पर होते हैं। कहते हैं इंडिया में हमने मिनिमम वेजेस एक्ट है हमारा 1948 का, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों का यहाँ पे रोल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जॉब जैसे कि रेलवे है, माइंस है, ऑयल फील्ड वगैरह है, जो भी उसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं उसके लिए वेजेस को फिक्स करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टॉप्स का, कंस्ट्रक्शन का, फैक्ट्रीज वगैरह का, इनके लिए मिनिमम वेजेस फिक्स करने का काम किसका है, वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट आर सम की वर्कर लॉज और कौन कौन से यहाँ पे जो कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाते हैं। तो फर्स्ट देखो, मैंने यहाँ बताया आप लोग को मिनिमम वेजेस एक्ट के मिनिमम वेजेस यहाँ पर जो है वो सेट करे जाते हैं, वर्कर्स को अंडर पे ना करा जाए उससे बचाते हैं। सेकंड मैंने बताया था वर्कर्स के लिए, बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है कि डेंजरस जॉब में जो हजार्डस जॉब है वहां पे चाइल्ड लेबर को बैन करता है। ठीक है, और कहते हैं अगर 14 से अबव का है तो वहां पे वर्किंग आवर्स रेगुलेट करे जाएंगे, कंडीशंस को अच्छे से देखा जाएगा। कहते हैं यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट भी है, फैक्ट्री है यानी कि फैक्ट्री में जो हर की जो अच्छी खासी सी आपकी हेल्दी वर्किंग कंडीशंस हो, सेफ वर्किंग कंडीशंस हो, वर्किंग आवर्स जो है आपके फिक्स होने चाहिए, आपको ब्रेक मिलना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, और अगर बीमार हो जाओ तो आपको फर्स्ट एड भी मिलना चाहिए। ये सब काम कौन इंश्योर करता है? आपका फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। आप ये तीन भी याद कर लोगे इतना आप लोगों के लिए बहुत होगा। बाकी ईपीएफ भी है आपका, जहां पे आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, रिटायरमेंट के बेनिफिट का आपको अच्छा खासा फांस जो है उनसे मिलता रहता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं उस फंड में। फिर यहाँ पर कह रहे हैं इक्वल रेमनरेशन एक्ट यहाँ पर होता है, एक होता है इसमें मेन और वुमेन दोनों को ही इक्वली पे करा जाता है। मतलब पता है पहले ऐसा होता था कि एक मेन है और एक वुमेन है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी एक मेन को अगर 600 रुपए मिल रहे हैं तो वुमेन को 500 या 450 रुपए ही मिलेंगे। दिस वॉज द इनइक्वालिटी इन वेजेस। लेकिन बाद में जो है 1976 में जब ये एक्ट आ गया, इक्वल रेमनरेशन एक्ट, तब जो है दोनों को ही इक्वल वेजेस मिलने लग गए। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पे आता है, व्हाट रोल डज द गवर्नमेंट प्ले इन प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय एम्प्लॉयर्स। बात वही है, बार बार घुमा फिरा कर वही चीज पूछ रहे हैं कि आखिर गवर्नमेंट का क्या रोल होता है वर्कर्स को बचाने के लिए। वर्कर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पहला काम करती है वो लेबर लॉज बनाती है, गवर्नमेंट जो है लॉज बनाएगी, रूल्स बनाएगी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्री, चाइल्ड लेबर, कुछ भी। फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? मिनिमम वेजेस को फिक्स कर देगी, पहले बता चुकी हूँ। वर्क प्लेसेस जहां पे लोग बाग काम कर रहे हैं उन जगह पे जाके इंस्पेक्शन करेगी, चेक करेगी रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, पेमेंट हो रहा है, हाइजीन है, वर्किंग आवर्स कितने, हर एक चीज। जो एम्प्लॉयर्स वगैरह हैं अगर वो कोई गलत काम करते हैं, एम्प्लॉयर्स को अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, तो उनको पनिश ऑब्वियसली वो करेगी। वेलफेयर स्कीम जो है वो गवर्नमेंट चलाती रहती है, रिटायरमेंट सेविंग की हो गई, ईपीएफ हो गई, इंश्योरेंस वगैरह का हो गया, ये सब चीज। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लोगों के मन में अवेयरनेस को क्रिएट कर सकती है एड्स के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, उनको बताने के लिए कि उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या काम करती है? प्रोटेक्टर का काम करती है, लॉ मेकर का काम करती है, जिससे वो इंश्योर करती है कि हर एक वर्कर को सही वेजेस मिले, अच्छे वर्किंग कंडीशन पे वो काम करे, और अंडर पेड उसको ना करा जाए, सही से उसका व्यवहार करा जाए, रिस्पेक्ट उसको होनी चाहिए, और कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो उसका एडवांटेज ना उठा सके। लास्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों को बोला गया कि आपको गवर्नमेंट का रोल बताना है अपने आसपास के एरियाज में, आप देख सकते हो। और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को कि लॉ एनफोर्समेंट क्यों जरूरी होता है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, ऊपर के पॉइंट्स में ऑलरेडी हम इन सब चीजों को देख चुके हैं। समझ में आ गया जी? अगर आप लोगों को आज की वीडियो लगी हो थोड़ी सी फास्ट है, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि मेरे को थोड़ा सा फास्ट हो रहा है मे बी, बिकॉज थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही है मुझे फिलहाल थोड़ी सी अपनी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब चलता रहता है। बट अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर कोई और वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बता सकते हो। फाइनली आप लोगों का थीम डी का चैप्टर नंबर 2 मतलब लॉ एंड सोशल जस्टिस मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को उसका पीडीएफ चाहिए, आप लोगों को पता है टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप इसका टेलीग्राम जो पीडीएफ वगैरह वो डाउनलोड कर सकते हो। और इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, चाहो तो आप इसको मुझे फॉलो कर सकते हो, कई बच्चे फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।